नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता। अक्सर हम अपने समाज में देखते हैं कि जैसे जिसका पिता होता है वैसे ही उसके लड़के होते हैं, मतलब उसमें चेहरे में, बनावट में या फिर कुछ उसके लक्षण जो है अपने पिता जैसे मिलते हैं। तो यही सिंपल सा हेरिडिटी होता है, मतलब आनुवंशिकता होती है। और पौधों के केस में देखें तो ये नहीं होता है कि पौधों से मटर के पौधे से अरहर नहीं निकल सकती है, मतलब पी के पौधे से पिजन पी नहीं निकल सकती है, या फिर महुआ के पेड़ से आम नहीं हो सकता है। तो मतलब जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इसी को आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब एक मतलब बोला जाए लैंग्वेज में तो पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। तो यही इसकी डिफिनेशन होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों का जाना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिकता क्या है, इसको किसने दिया और इनके जो मेंडल थे इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, और उन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो आनुवंशिकता मैंने जैसे बताया अभी कि पैतृक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब जिसका जैसे पिता होते हैं वैसे उसके लड़के होते हैं। ये नहीं कि मतलब जो जैसा कार्य कर रहे हैं कार्य नहीं होता, मतलब जैसे पहलवान को बोलते हैं पहलवान का लड़का पहलवान ही होता है, ये गलत है। और जैसे बोलते हैं कि क्रिकेटर का लड़का क्रिकेटर, ये गलत है। मतलब उसके जो लक्षण होते हैं, चलने का ढंग या फिर जो मतलब उसके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसफर होता है। तो आनुवंशिकता क्या है इसके बारे में बता दिया। ग्रेगर जॉन मेंडल इसके इनके जनक कहते हैं, इन्होंने ही मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में हुआ था। इनके जो ये एक मठ के पादरी थे, मठ मतलब एक जो चर्च होता है वहीं पे एक फादर है, आज के जमाने में बोला जाए तो फादर थे। उन्होंने वहीं पे रह के मटर पे प्रयोग किए और उसको गणितीय एक पुस्तक बनाई, तो और उसको प्रकाशित कराया। इसका नाम है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, एक पत्रिका है। इसको 1866 में प्रकाशित किया गया, लेकिन उस समय इसको ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई 1884 ईस्वी में, तो 16 साल बाद 1900 में इस पर ध्यान दिया गया और इनके जो कार्य थे इस पे ध्यान दिया गया। तो उन्होंने मटर के 7 गुणों को जो है बताया कि क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो बीजों की प्रकृति क्या हो सकती है, तो बीज क्या हो सकते हैं, या फिर हो सकता है वो गोल हो सकता है, या फिर उसमें झुर्रियां आ सकती हैं, मतलब उसकी साइज होगी अच्छी नहीं होगी, मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं हो सकती। जो मटर का बीज होगा वो गोल हो सकता है या फिर झुर्रीदार हो सकता है। जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र मतलब जो फ्लावर है, मान लीजिए ये आपका फ्लावर है एक ऐसा, यहाँ पे जो पत्ती नुमा संरचना लगी रहती है उसी को बोलते हैं, ये आपका बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आपका बीज पत्र। इसकी संरचना कैसी होती है, इसका रंग क्या होता है, इसके बारे में भी उन्होंने इस पे अध्ययन किया। तो ये क्या हो सकता है, पीला हो सकता है या फिर हरा हो सकता है, तो इसको भी उन्होंने देखा। अब देखते हैं उसका पुष्प का कलर क्या है, कि वो जो है किस कलर का है। मतलब उन्होंने पहली पीढ़ी में देखा और दूसरी पीढ़ी में देखा कि उसके कलर क्या है। तो पहली पीढ़ी में उन्होंने देखा कि लाल है, फिर दूसरी पीढ़ी में देखा कि उनके जो कलर है वो सफेद हो गए हैं। तो ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि इसका कारण क्या है, उसमें कुछ वेरिएशंस भी होते हैं, इसी में पढ़ा जाता है, वेरिएशन विभिन्नताएं होती हैं। और इसके बाद फल, जो फली है, मतलब जो इसके जो फली लगते हैं जो इसके मटर के, तो वो इसकी संरचना कैसे होती है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी की है या फिर नहीं, मतलब चिकनी है या फिर संकीर्ण, मतलब वो साफ है या फिर थोड़ा सा खुरदरी दिखती है। और उसके बाद फली का रंग क्या है, वो हरा है या फिर पीला है। पुष्प की स्थिति क्या है, पुष्प मतलब वो नीचे लग रहा है, मतलब ये जो आपका प्लांट है, सपोज कीजिए एक प्लांट है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लग रहा है, जो फली है फली यहाँ लग रही है, या फिर इसके टॉप पे, सॉरी जो फूल है यहाँ पे लग रहे हैं, मतलब यहाँ पर, या फिर इसके टॉप पे, या फिर यहाँ पे कहीं भी, मतलब उसकी स्थिति क्या है। तो वो जो है कक्षस्थ पर लग रहे हैं, मतलब जहाँ पे नोड या इंटरनोड होते हैं वहां पे लग रहा है, या फिर सबसे ऊपर टॉप पे लग रहा है। और उसके पौधे की पुष्प की स्थिति क्या हो गया, अब उसके पौधे की लंबाई क्या है, वो छोटा है या फिर बड़ा है, मतलब बौना है या फिर लंबा है। तो इसको भी उन्होंने अपने जो 7 उनके क्वालिटीज थे पौधे के उसके बारे में उन्होंने देखा। और उसके बाद अपना जब इसके देखा तो उसके बाद उन्होंने बताया दो टर्म दिए।
एक होता है डोमिनेंस, एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंस क्या होता है? ऐसे गुण जो प्रभावी होते हैं, मतलब जो दिखते हैं, उन्हें डोमिनेंस कहा जाता है। इसे प्रभावी या फिर अप्रभावी कह सकते हैं। मतलब उन्होंने जब क्रॉस कराया कुछ इस तरीके से, पहली पीढ़ी में उन्होंने F1 जनरेशन में डबल टी, और ये मतलब शुद्ध लंबा, और ये शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। जब इनको क्रॉस कराया गया तो ये क्या हुए, तो यहाँ पे भी क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, ये जो है शुद्ध, मतलब ये जो इनको क्रॉस कराया गया तो मतलब इनके जो कुछ गुण हैं, ये मतलब शुद्ध लंबे के गुण है, या फिर जो है जो मतलब शुद्ध बौना, उसके गुण दोनों में देखने को F1 जनरेशन में देखे गए। लेकिन ये आपका F1 जनरेशन है। लेकिन जब यही लक्षण F2 जनरेशन में कराया गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, जब F2 जनरेशन में कराया गया मतलब T और T, तो सॉरी ये यहाँ पे, तो ये जो है आपका पहली जो सेकंड 50 जनरेशन में क्या हुआ, ये जो है शुद्ध लंबे देखे गए और ये शुद्ध, मतलब वही अपने स्थिति में आ गए। तो ये जो है आपका, इसी को बोलते हैं, मतलब जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें डोमिनेंस कहा गया, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं अगली पीढ़ी में वो दिखाई देंगे, उसे रिसेसिव बोला जाता है। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड। मतलब मोनोहाइब्रिड क्या है, मतलब दो लक्षणों को लिया गया, टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी, तब इनके जो क्रॉस कराया गया तो मतलब ये इसमें केवल एक ही मतलब शुद्ध पौधे को लिया जा रहा है, तो एक इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। तो ये आपका आ गया, ये इसके रिजल्ट आ गया, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। अगर इन्हीं जो लक्षण है इनमें दो पीढ़ियां ले ली जाए, मतलब उसमें आपका शुद्ध लंबा ले लिया जाए और शुद्ध बौना भी दोनों साथ साथ ले दिए, और उसके बाद क्रॉस कराया जाए, तो क्या होता है इसको, और उसके बाद कुछ यूं और ये यूं और ये, तो ये जो क्रॉस कराया गया तो मतलब आधे ज्यादा आधे क्या हुए आपके शुद्ध लंबे हुए और आधे क्या हुए बौने हुए। तो मतलब जब दो मतलब लक्षण लिए जाए तो क्रॉस कराया जाए तो उसको बोला जाता है डाई हाइब्रिड। मतलब दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये भी इसी से संबंधित है, डोमिनेंस या रिसेसिव। तो ये मैंने जब क्रॉस कराया था F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन जब क्रॉस कराया जाता है टी 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 टी, F1 जनरेशन जो क्रॉस कराया जाता है तो 3 अनुपात, मतलब 3 जो लक्षण होते हैं वो दिखते हैं और एक लक्षण दिखता नहीं है, तो इसी को बोलते हैं, मतलब जो लक्षण दिखते हैं उनको फिनोटाइपिक टिपिक बोलते हैं, और जो लक्षण अगली पीढ़ी में दिखे जाएंगे उनको जीनोटॉपिक कहते हैं। मतलब ये जीन से है और ये जो है फिजिकल, मतलब जो दिख रहा है वो आपका क्या है फिनोटिपिक है, और जो नहीं दिख रहा है मतलब अगले पीढ़ी में दिखेगा वो आपका जीनोटिपिक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ये जो टर्म है मतलब शुद्ध लंबा जिसको कहते हैं, और ये आपका शुद्ध बौना। तो मतलब ये जो लक्षण होते हैं शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, इन्हीं को बोलते हैं क्या, आपको बोलते हैं होमोजाइगस। मतलब एक ही प्रकार के जो लक्षण होते हैं उनको होमोजाइगस, और मतलब उनके जो ये जो सॉरी यहाँ पे जो है विभिन्न लक्षण मतलब टी और टी, मतलब दो लक्षण दिखते हैं एक साथ में तो उनको बोला जाता है हेट्रोजाइगस। मतलब दो फैक्टर वर्क करते हैं तो उनको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्या होता है लॉज ऑफ, उनके मेंडल के क्या लॉज थे। तो इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, मतलब ऐसे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो क्यों दिखाई देते हैं, वो जो है उनमें जो लक्षण होते हैं पहली पीढ़ी में वो प्रभावित होते हैं, तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब पहली पीढ़ी में जो लक्षण होंगे वो शुद्ध लंबा है तो वो शुद्ध लंबा का दिखाई देगा, और शुद्ध बौना है मतलब शुद्ध बौने में क्रॉस कराया जाए तो वो शुद्ध बौना ही दिखेगा। लेकिन अगली पीढ़ी में नेक्स्ट जनरेशन में 7 पीढ़ियों तक क्रॉस कराया जाता है और ये सेकेंड जनरेशन में उसके लक्षण बदल जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसके बाद क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, मतलब ये जो मतलब जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो एक ही प्रभावित होते हैं, मतलब वो एक ही दिखते हैं, तो उसको मतलब ये नहीं होता कि दो लक्षण एक साथ में चले जाएं, तो इसको बोलते हैं आपका
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन इसमें जो लास्ट लॉ मतलब इनका जो लास्ट लॉ था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसमें बताया कि दो लक्षण जब जाते हैं तो तीसरी पीढ़ी में मिश्रित होकर दिखते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आशा करता हूँ ये अनुवांशिकता का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आइए इसी केस को अगर हम ह्यूमन के केस में देखें, मतलब मानव के केस में, तो इन्होंने जो प्रयोग जो किए थे आप किसमें किए थे, ये आपका किए थे पौधों में। ह्यूमन के केस में देखें तो ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये 23 कुछ इस तरीके से होता है 22 + XY, ये जो है क्या है, ये आपका मेल का है, और 22 + XX आपका क्या है, फीमेल है। और ये आपका जो 23वां गुणसूत्र है यही डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब बालक हो या गर्ल होगा या बॉय होगा। तो इनमें जो क्रॉस किया जाता है XY, मतलब ये लड़का होगा। जब ये आपका जाइगोट बनता है तो ये लड़का होगा, या फिर इनको जब क्रॉस कराएंगे तो ये XX होगा, तो ये मतलब क्या होगी, लड़की होगी। तो ये जो है बाद में इसको ला दिया गया। आगे क्लास में हम लोग वेरिएशन पढ़ते हैं कि कैसे जो है माता पिता से भिन्न हो सकते हैं बच्चे, उसके बारे में क्या क्या फैक्टर वर्क करते हैं उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे एग्जाम में टॉपिक बनते हैं आपके देखा जाता है बुद्धि की क्षमता की क्या है, आपको समझ में अनुवांशिकता है। बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।